नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर बात करने वाले हैं जो सच में असाधारण है। रामेश्वरम की गलियों से राष्ट्रपति भवन तक का सफर। जी हाँ, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं और हमारी ये बातचीत आधारित है डॉक्टर कलाम सपनों से राष्ट्रपति तक का सफर किताब के कुछ अंशों पर। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि हम सिर्फ घटनाओं को ना देखें बल्कि उस सोच को समझें, उस जज्बे को जिसने एक आम लड़के को इतना खास बना दिया। बिल्कुल, तो कहाँ से शुरू करें? शायद उनके बचपन से। रामेश्वरम 15 अक्टूबर 1931। हाँ, एक साधारण मुस्लिम परिवार। पिता जैनुलाब्दीन वो नावों का काम करते थे, माँ अशियम्मा एक गृहिणी। आर्थिक स्थिति मतलब बहुत मजबूत नहीं थी। और सुना है कलाम साहब खुद बचपन में सुबह सुबह अखबार बांटने जाते थे पढ़ाई के साथ साथ। जी हाँ, और शायद यहीं से मेहनत की, ज्ञान की कीमत समझने की नींव पड़ी। दिलचस्प है, इतनी मुश्किलें, लेकिन कहते हैं विज्ञान में, उड़ने में, ब्रह्मांड में उनकी रुचि बचपन से ही बहुत गहरी थी। बिल्कुल, वो कम नहीं हुई कठिनाइयों के बावजूद। ये उनके चरित्र की दृढ़ता दिखाता है ना? सही कहा। फिर स्कूल के बाद वो गए तिरुचिरापल्ली भौतिकी पढ़ने और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। उनका सपना तो असल में फाइटर पायलट बनने का था। अच्छा, ये बात कम लोग जानते हैं, पर वो सपना पूरा नहीं हुआ शायद। नहीं, वो कुछ अंकों से रह गए थे, लेकिन शायद इसी अनुभव ने उन्हें वो ताकत दी। उन्होंने कहा भी है ना कि कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती। हाँ, याद आया, बल्कि हमारी छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। क्या बात है। और वो शक्तियां फिर देश के बहुत काम आई। उनकी वैज्ञानिक यात्रा शुरू हुई DRDO से, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, और फिर ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यहाँ तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, वो SLV-3 प्रोजेक्ट। हाँ, SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। ये भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। एक तरह से इसने भारत को अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनाया। 1980s में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, इसी से, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक मील का पत्थर था। डॉक्टर कलाम उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और फिर आया मिसाइलों का दौर, अग्नि पृथ्वी। हाँ, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP के वो प्रमुख थे। और यहीं से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 1998 के पोखरण 2 परमाणु परीक्षण में भी उनकी भूमिका बहुत अहम थी। निश्चित रूप से इन वैज्ञानिक उपलब्धियों ने भारत को रक्षा और स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नई पहचान दी, वैश्विक मंच पर खड़ा किया। लेकिन कभी-कभी लगता है कि ये मिसाइल मैन वाली उपाधि उनके व्यक्तित्व को थोड़ा सीमित कर देती है। वो इससे कहीं ज्यादा थे। ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, मिसाइल कार्यक्रम उनकी एक बड़ी पहचान बनी और वो जरूरी भी था देश की सुरक्षा के लिए। पर उनका विजन, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ा था। वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक शिक्षक थे, एक विचारक थे, एक भविष्य दृष्टा थे। उनका इंडिया 2020 का सपना देखिए, एक विकसित भारत का सपना। बिल्कुल। और फिर 2002 में उनका राष्ट्रपति बनना, ये भी कितना अनोखा था। कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, सीधे विज्ञान और शिक्षा की दुनिया से। हाँ, और उन्होंने राष्ट्रपति भवन का दरवाजा आम लोगों के लिए खोल दिया। वो सच में जनता के राष्ट्रपति बने। उनकी सादगी, VIP कल्चर को नकारना, बच्चों से, छात्रों से मिलना। हाँ, वो हमेशा युवाओं से कहते थे, सपने देखो, बड़े सपने देखो। उनका वो मशहूर कोट है ना, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। बिल्कुल, ये उनके जीवन का सार लगता है। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वो रुके नहीं, लगातार पढ़ाते रहे, लिखते रहे, युवाओं को प्रेरित करते रहे। जी हाँ, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020, कितनी ही किताबें हैं जो आज भी प्रेरणा देती हैं। और उनका जाना भी कितना प्रेरणादायक कहूँ, या उनके जीवन जैसा ही कर्मठ, IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए। हाँ, 27 जुलाई 2015 वो अपना सबसे पसंदीदा काम कर रहे थे, छात्रों से बात करना। कहते हैं उनके आखिरी शब्द भी सवाल पूछने वाले थे, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? वाकई कितना सहज व्यक्तित्व। उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1997 में ही मिल गया था और उनका जन्मदिन 15 अक्टूबर अब विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो रामेश्वरम के उस छोटे से कस्बे से निकलकर अखबार बेचने वाले लड़के से लेकर भारत रत्न, मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति, क्या सफर रहा। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये भारत की संभावनाओं की कहानी है। सही कहा। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान की सटीकता,
राष्ट्र नेतृत्व की जिम्मेदारी और एक गहरी मानवीय संवेदना, इन सब के बीच इतना अद्भुत संतुलन कैसे साधा? ये सोचने वाली बात है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां चीजें इतनी बटी हुई हैं, हम व्यक्तिगत और सामूहिक प्रगति के लिए इस संतुलन से क्या सीख सकते हैं? ये शायद सबसे बड़ा सवाल है जो डॉक्टर कलाम की विरासत हमें देती है।